आज अपने नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ज्योग्राफी भी पढ़ लिया आपने, हिस्ट्री भी पढ़ लिया आपने। आज अपने सिविक्स शुरू करेंगे। सिविक्स का मतलब क्या है? सिविक्स का यदि ज्ञान होगा, नागरिकता का ज्ञान होगा, पॉलिटिक्स का ज्ञान होगा, सोसाइटी का ज्ञान होगा, तो आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकोगे। और अपने जैसे भी नेता हैं, को बढ़िया मानते हो घटिया मानते हो, जैसे भी नेता हैं, इनकी कारगुजारियां भी आप समझ सकोगे। क्योंकि ये क्या करते हैं, कौन सी पोस्ट पर बनना चाहते हैं और क्या क्या इनके दिमाग में, कौन सा कानून ये लागू करेंगे, कौन सी पॉलिसी लागू करेंगे, कौन सी पार्टी है, क्या है, सरकार कैसे बनती है। ये जो सब चीजें हैं, ये सिविक्स में पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी। ऑल ओवर इंडिया की जनता को समेटे हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। उसने क्या है कि ब्रिटिशर्स से पहली दफा मांग की थी 1934 में। 1934 में सबसे पहले मांग की थी, कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि एक असेंबली बनाई जाए। असेंबली का मतलब पार्लियामेंट, संसद या विधानसभा, जो भी आप नाम देना चाहो, जहाँ चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठकर कोई कानून बनाए, संविधान बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग रखी सबसे पहले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए हमारे लिए, और हम ही क्या कि हम भारत का संविधान बनाएंगे। आप ये पंचायत बंद करो। ये इंडिया एक्ट 1935, इंडिया एक्ट 1909, इंडिया एक्ट 1909, ये जो है ना, ये एक्ट जो आप ब्रिटेन के बैठ के पार्लियामेंट लंदन में बनाते हो, ये बंद करो और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए, और जिसमें हम मेंबर्स होंगे और हम हमारा संविधान बनाएंगे। ये डिमांड रखी 1934। अंग्रेज सुनने वाले थोड़ी थे। एनीवे, गांधी जी का जब करो या मरो थर्ड जो नेशनल मूवमेंट चला, थर्ड फेज, एक्टिव फेज, और इधर वर्ल्ड वार में इंग्लिश जो है बर्बाद हो गए, तब उन्होंने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। और वो लगभग 3 इयर्स काम करके, और ये और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये चली दिसंबर 46 से नवंबर 49 तक। तो इस प्रकार से लगभग 3 सालों में क्या है कि जो अपने मूर्धन्य नेता लोग थे भारत के, उन वो मेंबर होते थे, और सारों ने मिलके के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब बार बार ये करे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन कॉन्स्टिट्यूशन? अरे भाई, रूल्स। आपकी खुद की स्कूल का भी तो कोई रूल्स होगा कि स्कूल इतना बजे लगेगा, इतना बजे ऑफ होगा, उसमें इतने इतने पीरियड्स होंगे, और पहले पीरियड्स में भला मैम फला सब्जेक्ट पढ़ाने आएगी, दूसरा इतना इतने टाइम तक रहेगा, और उनका कंट्रोल जो है प्रिंसिपल पर रहेगा। पीटीआई ये काम करेगा, स्कूल की बाउंड्री से कोई जाएगा नहीं, रेसेस होगा तो अपना खाना वाना खाइए, थोड़ा रेस्ट करिए। ये क्या है? रूल ही था। मतलब आपकी स्कूल का जो बाउंड्री है, इसको आप अपना देश समझिए, अपना नेशन समझिए, कि बाउंड्री के अंदर ही आपका भारत है और आप उसके नागरिक और सिटीजन हो। अब हमें क्या है कि यहाँ रहना है, तो रहने के लिए क्या बेसिक्स और क्या आइडियल्स हैं, उसके हिसाब से आपने क्या है कि किस उद्देश्य, एक एम होगा, आपका टारगेट होगा ना,
वहां रहने का, कि हम किस प्रकार से सुख से अच्छे तरीके से हम लर्न कर सकते हैं हमारे इस देश में, स्कूल के अंदर एक डिसिप्लिन तरीके से। तो डिसिप्लिन है स्कूल के नियम में डाला होगा। जब क्लास में मैम हो तो कोई भी क्लास का बच्चा जो है बाहर बरामदे में, ग्राउंड में घूमता हुआ मिलेगा तो उस पर उसको पनिश किया जाएगा। तो ये हो गया ना, रूल हो गया एक। तो इसी प्रकार से अपने इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो कैसे रहेंगे, कैसे अपने ऊपर शासन होगा, कौन शासन करेगा, मतलब कौन रूल करेगा, कैसे करेगा, ये जो बातें हैं यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बस यही तो लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। बस नंबर डाल दिए, इसका नाम ये होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से हर कानून में नंबर डाले जाते हैं ना। इसमें ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, चौथे में ये होगा, उस कानून में। जैसे आपने फिल्म में देखी हो, किसी को फांसी की सजा देते हैं तो वो जज जो बैठा होता है वो बोला, हाँ, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के अनुसार धारा 302 में इसको फांसी पर लटकाया जाता, फांसी दी जाती है। ही शुड बी हैंग टिल डेथ। कौन से नंबर पर लिखा है? 302। इसी प्रकार से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी नंबर है कि पार्लियामेंट है, राज्य है, आपकी नगर पालिका है, नगर परिषद है, यानी म्यूनिसिपल बोर्ड्स है, नगर निगम है, ये सब लिखे हुए हैं उसके अंदर। ये काम करेंगे, वो करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या पड़ गई? नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेशन। जो ब्रिटिशों ने तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लिए बना ही नहीं रखा था। थोड़े बहुत नियम कानून बना रखे थे, वो इंग्लैंड में होते थे, वहीं से रूल करते थे इंडिया को। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेशन। किसी भी राष्ट्र को एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, 3 कारण मैंने लिखे हैं यहाँ कि उस कंट्री और वहां के जो लोग, वहां की जो सोसाइटी उस कंट्री की, वो उसकी जो आइडियाज है, नेचर है, जो बेसिक और फंडामेंटल नेचर और आइडियाज है उस सोसाइटी की, जो इस देश की है, उस आइडियाज और फंडामेंटल नेचर के हिसाब से, मतलब क्या है कि बाय विच सिटीजन्स एक्टेड अपॉन टू बी गवर्नड, कि हम जो है, ये हमारी आइडिया है। आइडिया क्या? जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जब संविधान बनाया तो आइडिया क्या दी? देखिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र। देखिए, कोई राजा वगैरह नहीं होना चाहिए हेड, चुनाव आदमी, इलेक्टेड आदमी होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। देखिए, सोवेरेन होना चाहिए। कहने का मतलब ये, कहीं ये कर दो कि प्रधानमंत्री मोदी और जो हेड है वो ब्रिटेन की रानी हो, ऐसा कर दो तुम लोग। नो, पावर जनता में हमारे पास। सोवेरेन, सोवेरेन का मतलब है कि पावर इन हिमसेल्फ। पावर रानी से नहीं निकलना चाहिए उधर से, ये हमारे अंदर है। देखिए, सेकुलर होना चाहिए। आप जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हो उस गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो हिंदू गवर्नमेंट, मुस्लिम गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुस्लिम है, उसका धर्म है मुस्लिम। तो वो वहां की बेसिक फंडामेंटल और आइडियाज की, पाकिस्तानियों की क्या वो दर्शाती है कि ये धर्मांध है, ये धर्म के पीछे जो है ये कुएं में भी गिर सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट का धर्म है,
बोलो। लेकिन हमारी अपनी जो गवर्नमेंट है सेकुलर है, इसका कोई धर्म नहीं है। ऐसे तो गड़बड़ होगी ना। अपने बोलते हैं ना किसी को, जैसे आपके आपस में बच्चों की लड़ाई हो जाए तो कहो अरे इससे क्या मत हमारा, इसका तो कोई धर्म ही नहीं है, ऐसे बोल देते हो आप लोग। वो बात दूसरी है। गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होना, ये बात आती है सेकुलरिज्म में, अपने पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे नेपाल के लोगों को जो आइडियाज थी 1915 में बदल गई। 1915 में नेपाल की आइडियाज और उनका जो बेसिक नेचर था जनता का बदल गया। उन्होंने कहा कि मोनार्की खत्म करो, राजा को हटाओ। मोनार्की मीन्स राजशाही, राजा का शासन हटाइए, डेमोक्रेसी लाइए। डेमोक्रेसी का उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन उनकी आइडियाज और जो बेसिक नेचर है नेपालियों की अभी भी सेट नहीं है। अभी भी वो अपने मंत्री मिनिस्टर्स को जिंदा जला रहे हैं। स्टिल दे हैव नो कंफर्म्ड आइडिया और नेचर। व्हेन इट विल बी सेटल्ड यू कैन राइट। तो बेसिक नेचर और कंट्री आइडियाज और सोसाइटी के लिए जरूरी है संविधान। इससे पता लग जाता है, ये ऐसे जैसे कोई होती है ना कि फिल्म कैसी है देखने पर, उस देश की फिल्म पता लग जाती है। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां जो प्रेसिडेंट है वही सब कुछ होता है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। जैसे ट्रम्प है वही पावरफुल है। इंडिया में क्या है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम है। मतलब क्या है कि यहाँ जो है, जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, टॉप रिप्रेजेंटेटिव है, वो मोदी जी हैं। वो वो रेस्पॉन्सिबल है, वो पॉलिटिकल सिस्टम अपने अपनाया हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति जो मुर्मू है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सेफ गार्ड्स होता है। क्या है कि मोदी जी को हमने चुना है, उसकी पार्टी को हमने कहा इसको बना देना आप जाके। तो अब मोदी जी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, कोर्ट रेमेडी, इनके खिलाफ मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। करेंगे तो अपने अपने लोगों ने वोट किया है, उसको हटा देंगे। तो क्या है कि कोई वो एफआर के खिलाफ मिसयूज नहीं करे, इन पर अपना डंडा नहीं चलाए, वो पॉलिटिकल सिस्टम हमने ले रखा है। अब यदि ट्रम्प सिस्टम होता तो वो इनको बंद कर सकता था, क्योंकि वही पावरफुल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दूसरा क्या है कि अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटी। जो धर्म में थोड़े लोग हैं, जो बहुमत में जो धर्म वाले हैं, वो क्या है कि उनको टीज करेंगे। भाई माइनॉरिटीज जैसे मान लो जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, उनको क्या है कि हिंदू बहुल जो है, मोहम्मडन्स कहते हैं माइनॉरिटी में, बाकी माइनॉरिटी में तो नहीं है। लेकिन के इनको जो हिंदू बहुल है वो क्या है, इनको टीज करेंगे, इनकी रैगिंग लेंगे, इनके धर्म का नुकसान करेंगे। ऐसा ऐसा नहीं होगा भारत में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, तो माइनॉरिटीज को अलग से अधिकार दिए हुए हैं कि आप मेजोरिटी के बराबर हो, माइनॉरिटी में नहीं हो। ये अधिकार आपको एक्स्ट्रा है। ये ये बात जो है नेचर और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये बताता है इस तरह की बातें।
टू सेव अस फ्रॉम अवर सेल्फ, ये क्या है? खुद को खुद से बचाओ। अरे इसका कहने का मतलब ये है कि अब मोदी जी के पर्सनल विचार हो, मान लो पर्सनल विचार है मोदी जी के, यहाँ इस देश के अंदर क्या है कि मोहम्मडन या कोई सिख या माइनॉरिटीज नहीं रहनी चाहिए उनके, मान लो पर्सनल व्यूज आ गया दिमाग में, और उनके खिलाफ क्या है कि वो कोई सर्टेन डिसीजन ले ले, कहीं इनको निकालो बाहर माइनॉरिटीज को। तो ये हिंदू बहुल को जो सिस्टम है अपना, ये उसको तो लार्ज प्रिंसिपल को इफेक्ट कर रहा है ना, उनके पर्सनल व्यूज। तो पर्सनल व्यूज को लागू होने से बचाता है अपना संविधान। दैट इज व्हाई नो स्कोप ऑफ चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम की। माइनॉरिटीज को यहाँ रहने की फ्रीडम है और रहेगी। अपने विचार प्रकट करने की उनको फ्रीडम है और रहेगी। मोदी जी उसको हार्म्स नहीं कर सकते, चाहे वो मन से चाहते हो, मन की बात में बोलो चाहे वो। तो ये क्या है कि अपने आप को बचाने वाली बात है ये, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। तो ये जो है, ये चीजें जो है ये बताई जाती है संविधान में। अब जो की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा क्या है उसमें, ये तो विचार हो गए। लिखा क्या है इसमें संविधान में? हेडिंग, जैसे लेसन का हेडिंग है ना अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस प्रिंसिपल और टाग को बताने के लिए क्या लिखा है? फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सेकुलरिज्म है। कहने का मतलब कि इस ग्रुप में कर दिया और उसका एक टाइटल दे दिया। ये चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें मिलेगी। और ऊपर वाले जो थो वो बताया कि आवश्यकता क्यों है संविधान की किसी भी देश को, और ये अपने देश को जो आवश्यकता थी वो इसमें इस 5 प्रकार से इस प्रकार से लिखा हुआ है हेडिंग्स के अंदर, टाइटल्स के अंदर। दिस इज रिटन इन 5 मेजर टाइटल्स। आर्ट्स का यही तो आनंद है, आप मेजर टाइटल लिख दीजिए, नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे। उसके अंदर क्या लिख रहे हो, कितने पेज लिख रहे हो, वो आपकी मर्जी है, जैसी आपकी इच्छा उतना लिखो, कोई नंबर नहीं काटेगा। आर्ट्स की ये सुंदरता है। अब साइंस में तो क्या है कि साइंस में तो भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी, 2H2O पानी बनेगा। है समझ में? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगी, आप इच्छा से क्या है कि गप नहीं मार सकते कि ये रेत है, सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, ये रेत बना दी, ये नहीं चलेगा साइंस में। आर्ट्स में चल जाएगा, ये सुंदरता है आर्ट्स की। लेकिन टाइटल वही होना चाहिए, टाइटल भी अपने मन माने ढंग से करोगे आप। तो ये फॉर्म्स क्यों अपने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए, ये टाइटल्स क्यों आए, ये फंडामेंटल राइट्स क्यों लिखे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने? आपको याद है नेशनल मूवमेंट में मैंने बताया था कि इंग्लिश पॉलिसीज ने यहाँ के कोई भी क्लास, कोई भी जेंडर, कोई भी रिलीजन, किसी को भी नहीं छोड़ा जिसने उनका एक्सप्लॉइटेशन ना किया हो। सारे क्या डिक्टेटर और अथॉरिटेरियन पॉलिसीज के शिकार थे, और उनके खिलाफ सारे ऑल कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स
took part in Indian national movement. देखा था आपने, गांधी बाबा गांधी बाबा गांधी बाबा की लीडरशिप के नीचे क्या है, जो गांधी जी ने 20 के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, उसमें सारे क्लासेस ने भाग लिया। इवन लैंडलॉर्ड्स और जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने बढ़ चढ़ भाग लिया, नवाब से और थे सब ने, कि अंग्रेजों को बाहर निकालो। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च, वो बड़ा एक मूवमेंट था गांधी जी का, उसमें सब ने 240 माइल्स तक उसके साथ सारा देश उनके पैदल चला इतनी दूर, नमक बनाने के लिए, टैक्स फ्री। 1942 में करो या मरो का आंदोलन जब गांधी जी ने दिया, उसमें सारे के सारे, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जमींदार हो, आदिवासी हो, नागरिक हो, सब ने हिस्सेदारी ली, चाहे कोई धर्म का हो, चाहे मोमडन हो और हो, सब ने हिस्सेदारी ली। अब मोमडन्स की बात आ गई, जिन्होंने क्या है कि हिस्सेदारी नहीं ली, कि हम तो अंग्रेजों का साथी हैं, हम तो अंग्रेजों के साथी हैं और मोहम्मद अली जिन्ना के पिछलग्गू हैं, वो अपने पाकिस्तान माइग्रेट हो गए, वो चले गए पाकिस्तान। और जो मोहम्मदस यहाँ इंडिया के थे कि ये देश है हमारा, हमारा जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है, वो आज भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है और सुख से आनंद से रह रहे हैं। पाकिस्तान की बजाय ज्यादा आनंद है इनको। कहने का मतलब है ऑल कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स टू पार्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट टू फ्री इंडिया। अब जब सब ने इतना काम किया तो सारे ये चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट में हमारी भी हिस्सेदारी हो, पार्टिसिपेशन हो, हमारा पार्टिसिपेशन भी गवर्नमेंट में हो। क्यों, हमने भी क्या है कि जो इंग्लिश पॉलिसीज की जो अथॉरिटेरियंस है, जो डिक्टेटरशिप है, वो सही है और लड़ाई लड़ी है। अब डाइवर्सिफाइड मामला आ गया, विविधता आ गई। अब इस डाइवर्सिफाई को यूनिटी में कैसे बदला जाए, ये काम अपनी समझदार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया। सारे वर्गों को यस करवाकर फिर कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमें। एक भी इसमें आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें क्या है कि किसी मेंबर ने नो कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसने ये भी मतलब कि ध्यान में रखना था, जब डाइवर्सिटी के लिए जब कानून बनाना था तो उसको नेशनल यूनिटी भी प्रिजर्व रखनी थी। समझ में आया ना, कि डाइवर्सिफिकेशन रहे, सब वर्ग को लाभ मिले, लेकिन देश एक रहना चाहिए। आया ना समझ में? तो इस तरह की सारी जो बातें, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ये 5.5 शीर्षक हेड डाले। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले फेडरलिज्म पढ़ लेते हैं। फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, ईच टीयर, मतलब मोर देन वन टीयर। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ मोदी वाली केंद्र सरकार होगी, नो। स्टेट्स की भी सरकार है, वो सेकंड टीयर हो गया। थर्ड टीयर है या म्यूनिसिपल बोर्ड है, पंच सरपंच, वो भी एक सरकार है। कई लेवल हैं सरकार के, गवर्नमेंट्स के। ऐसा क्यों उन लोगों ने बनाया? और हर लेवल को क्या है कि इनकम के साधन भी दिए संविधान में।
जो राज्य सरकारें हैं, जिनको मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इनकम टैक्स लगाने के अधिकार थे। पंचायत और नगर पालिका परिषद है, वहां भी फीस और टैक्स लेने के उनको अधिकार है, ताकि सड़कें, नालियां वगैरह और बनाए। और यदि एक ही लेवल होता तो वो तो कोई माइनॉरिटी को तो क्या कहते हैं ना, मसल के रख देते। कहने का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स। इससे फायदा कि राइट्स को फैला दिया, स्प्रेड ओवर। तो these rights will be enjoyed by the all classes, gender, races। आ गया ना समझ में? फैला हुआ है अधिकार सबको। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भाई जो आप जब 18 ईयर के हो जाओगे, आप वोट देने की लाइन में लगोगे, ये अधिकार है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये गारंटी देता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। आपकी क्लास में किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी जेंडर का स्टूडेंट हो, 18 साल का होने के बाद में आपको वोट देने का अधिकार है और अपना मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमपी चुनने का अधिकार है। और वो क्या है, आपके लिए अकाउंटेबल है। आप अकाउंटेबल का मतलब कि जिम्मेदार है आपके प्रति। आपके पापा बोल दे होंगे ना, हमने हमने बीजेपी को वोट दिया है, तो एमएलए से एमपी से बात करते हैं, भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अब ट्रंप वाले मामले में ऐसा नहीं, एक बार वोट दे दिया, वो 4 साल तक उनकी छाती पर मूंग दलेगा। यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार गिरा देते हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर रहे, आप अकाउंटेबल नहीं हो, आप सरकार से हट जाइए। दिस वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर, ये कई बार पढ़ा है। कांग्रेस भी मांग करती थी शुरू शुरू में, जो मॉडरेट लोग थे, कांग्रेस मांग करती थी ना सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करो। कलेक्टरी जज है, कलेक्टरी पुलिस है। ये क्या है? जो आरोप लगा रहा है वही उस आरोपों पर फैसला कर रहा है। ये क्या बात हुई? मैं आपकी क्लास में टीचर हूं और इसके ऊपर आरोप लगा दिया कि खड़ा हो जाए, इनडिसिप्लिन है तुम। मैंने ये इसके ऊपर आरोप लगा दिया इनडिसिप्लिन है, और तुझे स्कूल से बाहर कर रहा हूं। तो मैंने ही तो आरोप लगाया और मैंने ही क्या निर्णय ले लिया कि स्कूल से बाहर नहीं। मैंने आरोप लगाया है कि ये, मतलब मैं एग्जीक्यूटिव हूं, कि ये स्टूडेंट जो है इनडिसिप्लिन है और बच्चों को भी पढ़ाई में खराब करता है और अच्छी तरह पढ़ने नहीं देता है, इसके संस्कार अच्छे नहीं है, गलत काम करता है क्लास के अंदर, गलत चीजें। ये बात मैं प्रिंसिपल को बोलूंगा जाकर। प्रिंसिपल क्या है कि बच्चों के माँ बाप, उस बच्चे के माँ बाप को बुलाएंगे, बच्चे की सुनेंगे, माँ बाप को सुनेंगे, और तब जाकर प्रिंसिपल फैसला करेगा, जस्टिस करेगा। ये जुडिशरी हुई। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और कानून बनाना, भाई ये जैसे कानून है, कोई इनडिसिप्लिन है करता है, इनडिसिप्लिन एक्शन बच्चे पर होगा, ये कानून है, वो लेजिस्लेचर ने बना रखा है।
तो पुलिस किसी पर आरोप लगाती है तो उसको जज के पास ले जाना, जुडिशरी में ले जाना पड़ता है उस अपराधी को। पुलिस ये नहीं कि मैंने इसको 2 साल की सजा बोल दी, अंदर करो। सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना समझ में। इससे क्या है, मिस यूज ऑफ पावर बच नहीं होता है। टू अवॉइड द मिस यूज ऑफ पावर, पुलिस पैसों के चक्कर में क्या किसी को पकड़ लाएगी और उस पर सजा भी बोल देगी। तो अपना पुलिस ने तो मिस यूज कर लिया ना पावर को। लेकिन क्या होगा, यदि सेपरेट है तो वहां जुडिशरी जज के सामने कहा कि ये भ्रष्ट है, ये पुलिस वाला, इसलिए साहब मेरे को ये लाया है। आप बोल सकोगे, बता सकोगे, जज आपको छोड़ देगा। पुलिस मिसयूज नहीं कर पाएगी अपने पावर का। फंडामेंटल राइट्स, ये खास चीज है, जो बेसिक आइडियाज है अपनी इसकी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जो भी अपने नाम लेते हैं ना, सोवेरेन, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रिपब्लिक, ये जो नाम लेते हैं वो सारे इन हेडिंग्स के अंदर है। ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, इक्वलिटी, ये अपने मतलब प्रकृति प्रदत्त अधिकार डाल दिए कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ने, बाय नेचर। सरकार इनको दबा नहीं सकती। सरकार दबाएगी तो क्या है कि ये जो लास्ट वाला जो अधिकार दिया है इन्हें, कोर्ट रेमेडी, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, सरकार क्या है कि इसी प्रकार से हमें दबा रही है। किन मामलों में? सरकार क्या है कि हमें वहां पर क्या है कि सभा नहीं करने देती, बोलने की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है बोलने की, यूनियन बनाने की, पार्टी बनाने की जो फ्रीडम है, हमें कहीं पर भी देश के अंदर जाकर व्यापार करने की। कोई जैसे मान लो महाराष्ट्र सरकार बोल देती है कोई भी बिहारी क्या है महाराष्ट्र में आकर अपना बिजनेस नहीं कर सकेगा, वहां की सरकार ने ये ऑर्डर निकाल दिया एग्जीक्यूटिव ने। फिर देखा जाएगा कि अरे ये तो फ्रीडम है कहीं भी कैसे भी व्यापार करने की। जुडिशरी क्या है कि महाराष्ट्र सरकार को डांट पिलाएगी, ये कानून, ये पॉलिसी वापस लो, इसको समेट कर। ये फंडामेंटल राइट्स है, पता है आपको, होंगे आप सरकार, ये बातें होती है इसमें। इक्वलिटी मतलब बराबर है, रेस, रिलीजन, और जैसे वो बताया था ना, अनटचेबिलिटी, कोई लोअर नहीं है, कोई अपर कास्ट नहीं है, ये सब इक्वल है, बराबर है, कानून के सामने सब इक्वल है, सब बराबर है। फ्रीडम मैंने बता दिया। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी आदमी बेगार नहीं ले सकता, रोज रोजी उसको देनी होगी। यदि काम ले रहे हो तो कंसिडरेशन शुड बी पेड, उसको पैसा देना होगा। पॉकेट में कोई भी आप जो है ना, किसी से कोई काम नहीं ले सकते आप, कोई भी बेगार नहीं ले सकते आप। कुछ निश्चित साल के बच्चे से 14 साल का बच्चा कहीं काम करता हुआ और मिल गया, भले ही उसको पैसे पर रखा हो, अंदर कर दिए जाएंगे वो। जो मालिक ऐसा करवा रहा है होटलों पर है, और इसमें मिलते हैं ना बच्चे, तो होटलों के मालिक को, रेस्टोरेंट के मालिक को, इनको अंदर कर दिया जाता है। ये शोषण कर रहे हो बच्चों का। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस इस मूल अधिकार को तो देखते हो, आपके कान कान नहीं फटेंगे, कान खराब कर दें। ये जो मूल अधिकार है, इसने कान के पर्दे फाड़ रखे हैं। मियाँ तो 5 टाइम क्या है कि जो नवाज देते हैं, हो हा करके, कितना ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि जब हिंदुओं के फेस्टिवल्स आते हैं तो अपने देवताओं की चौकियां लगाते हैं, पंडाल रचते हैं, और सारी रात भर क्या है कि हो हा, उनको कोई नहीं रोक सकता।
क्यों भाई? कि भाई फ्रीडम है हमें रिलीजन की, ये धर्म की। आपका स्कूल ईसाई मिशनरीज का है तो 25 को कितना सेलिब्रेशन होता है, दूसरे कोई रोक सकते हैं क्या उनको ऐसे ऐसा करने से? नहीं रोक सकते। क्यों? फंडामेंटल राइट्स है। कल्चरल एंड एजुकेशनल। अब मोहम्मडन्स क्या है कि अपने अपनी कुरान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि मदरसा खोले बैठे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू पढ़ाते हैं और कुरान पढ़ा देते हैं और डिग्री दे देते हैं, ये 10वीं के बराबर है, ये डिग्री के बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी माइनॉरिटी जो है वो अपना इन्हेंसमेंट कर सकती है एजुकेशनल। वो कहते हैं कि हम तो शिक्षा दे रहे हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स है हमारा। कल्चरल राइट्स है हमारा, बकरीद पर बकरों को काटना कल्चरल राइट्स है, आप मना नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गया। अब इसमें कोई मना करता है तो जिसको मना किया गया वो आदमी क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, देखो हाँ मेरे को आके ये पुलिस वाले आए, वो आदमी आए, वो आया, मेरे को मना कर रहे थे ऐसे करने से। तो जो कोर्ट है वो ये देखेगी कि ये तो फंडामेंटल राइट्स है, तो उस पुलिस वाले की नौकरी खा जाएगी कोर्ट। तो ये कोर्ट रेमेडी है। ये फंडामेंटल राइट्स है, कुछ मोटा मोटा आपने जिक्र कर लिया। और जितना भी आपको आता है मेरे से भी ज्यादा, दुगना तिगना, वो सब लिख देना, सब माफ है आर्ट्स में। बताया ना आर्ट्स की सुंदरता। सेकुलरिज्म, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार बोल रहा हूं मैं सेकुलरिज्म, और इसको डिटेल भी पढ़ना पड़ेगा। अगला जो चैप्टर है वो सेकुलरिज्म। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, नो रिलीजन ऑफ स्टेट। क्यों भाई? जैसे पाकिस्तान की सरकार का है 215 पहले नेपाल सरकार का धर्म था राजा का, हिंदू धर्म की सरकार है, हिंदू धर्म की सरकार है। सारे वर्ल्ड में एकमात्र हिंदुओं की सरकार कहाँ थी? नेपाल में। अब जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, जितने भी लगभग 50 के लगभग देश हो गए ये मुस्लिम, सारों ने क्या है अपने सरकार का धर्म मुस्लिम बना रखा है। ऐसी अवस्था में इन दिस स्टेट द मेजोरिटी कैन exploit the minority, exploit the other religions followers, उनको परेशान कर सकते हैं, तंग कर सकती है। और यहाँ विविध डाइवर्सिफाइड मामला है, सारे धर्म के लोग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का ध्यान रखा गया कि भाई सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब यही होगा, नो रिलीजन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र स्टेट है, यूपी स्टेट है, बिहार स्टेट है, वो स्पेलिंग तो वही है। स्टेट का, स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? स्टेट जो है वो रहेगा, ये अथॉरिटी है, मतलब ये इसका नाम मतलब मोदी गवर्नमेंट नहीं है, इसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो बदली जा सकते हैं, लेकिन स्टेट, स्टेट का मतलब होता है कि भारत की जो अथॉरिटी है सारे वर्ल्ड के अंदर सब जानने की, इंडियन स्टेट, भारत, भारत की अथॉरिटी, राज करने वाली अथॉरिटी को स्टेट कहेंगे। और गवर्नमेंट तो क्या है कि बदली जा सकती है। तो इसलिए क्या है कि ये एक छोटा रूप है। इट इज ए नैरो स्कोप इन द वर्ल्ड, दिस वन इज ए लार्जर स्कोप।
तो आर्ट्स की सुंदरता आपने पढ़ी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सुंदरता, डाइवर्सिफाई इन नेशनल यूनिटी, पढ़ लिया ना। कल अपने सेकुलरिज्म पढ़ेंगे।